हेलो स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। नाम से ही पता चलता है क्या ये फिजिक्स का उस ब्रांच है जिस ब्रांच में हम लोग न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करने वाले हैं। मतलब क्या हो गया, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ऐसा हम बोल सकते हैं, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स we study about the nucleus. We study about the nucleus. ओके, तो ये हमारा हो गया न्यूक्लियर फिजिक्स, जिसपे हम लोग क्या हो रहा है, न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करने वाले हैं। अब जरा समझने का कोशिश करते हैं कि अगर न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करने वाले हैं तो क्या जानना चाहेंगे हम लोग न्यूक्लियस के बारे में। हम ये जानना चाहेंगे कि न्यूक्लियर कैसा दिखता है, उसका साइज कितना है, उसका अंदर में है क्या क्या चीज, और वो जो चीज उसका अंदर में है वो सब चीज कैसे उसका अंदर में रह गया है, कौन सा फोर्स उसको बांध के रखा हुआ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब चीज के बारे में हम लोग जानना चाहेंगे। तो वो हमारा न्यूक्लियर फिजिक्स में हम लोग वो सब चीज स्टडी करने वाले हैं। इसमें काफी सारे चीज तो मेरे को लगता है कि हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ लिए हैं। ओके, केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ लिया होगा ये सब चीज, ऑलराइट ना। फिर भी हम लोग फिजिक्स में उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। फिजिक्स में हम थोड़ा इसमें थोड़ा न्यूमेरिकल अप्रोच रहेगा, हम लोग क्या न्यूमेरिक वैल्यू सब लेके हम लोग बात करेंगे उसके बाद, ठीक है। एनीवे, तो ये हो गया हमारा क्या बोलते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स का हमारा क्या इंट्रोडक्शन हो गया। तो फिर हम क्या क्या जानना चाहते हैं उसके बारे में पहले देखते हैं, ओके ना। चलो, न्यूक्लियस फिजिक्स के बारे में हम लोग जानना चाहते हैं। जो उसका बारे में पहले जो आइडिया दिए वो कौन दिए, रदरफोर्ड जो है उन्हीं से शुरू हुआ। वो जो उनका बहुत क्या पॉपुलर अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो था, वो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से वो बताए थे कि न्यूक्लियस होता है, हर एटम में न्यूक्लियस होता है, जो सेंट्रल पार्ट जिसमें कि होल मास कंसंट्रेटेड है, तो वो न्यूक्लियस होता है। तो पहले न्यूक्लियस के बारे में बताए कौन, रदरफोर्ड, ठीक है। तो फिर न्यूक्लियस के बारे में जो रदरफोर्ड बताया उसके बारे में उसके बाद पता चला कि हम क्या पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि उसका अंदर में क्या क्या चीज है। तो न्यूक्लियस के अंदर में जो चीज है उनको बोला जाता है क्या, न्यूक्लियन। अगर एक से ज्यादा चीज है तो उनको न्यूक्लियस बोल लेते हैं। तो न्यूक्लियन क्या होता है, द पार्टिकल दैट आर इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियन। ओके, तो ये न्यूक्लियन हमको जैसे पता है अभी तक तो हमको पता ही है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये प्रोटॉन जो है ना, ये प्रोटॉन को कौन, गोल्डस्टाइन डिस्कवर किए थे, ऑलराइट। ये उसका मास जो होता है, मास ऑफ प्रोटॉन इज दिस मच। हम लोग इतने सारे डिजिट याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर कभी इसका जरूरत पड़ेगा दैट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, या फिर जो डाटा दिया मतलब क्वेश्चन में वो डाटा ये दिया होगा। अगर इसका जरूरत पड़ेगा तो दिस थिंग्स विल बी गिवन। हम सीधा ऐसे याद रख सकते हैं कि mp is equal to 1.672, बस 3 डिजिट याद रखने से भी चलेगा, ओके। तो दिस इज योर व्हाट, मास ऑफ क्या नाम है, प्रोटॉन, ओके। ऐसे ही जब न्यूट्रॉन है उसको डिस्कवर किए थे कौन, चैडविक। तो वो न्यूट्रॉन का जो मास है वो हो गया हमारा कितना, 1.67492। इतना डिजिट याद रखने का फिर से बता रहा हूँ, जरूरत है नहीं। ये हमको अगर क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में तो डाटा दिया रहता है, ऑलराइट। अगर नहीं तो जरूरत इतना नहीं है, हम लोग जस्ट इतना याद रख सकते हैं, 1.67 दोनों का इक्वल मास ले ही लेते हैं हम लोग, ऑल्दो देयर इज अ डिफरेंस इन मास बिटवीन देम। ये दोनों में मास का कुछ डिफरेंस है, ओके। कौन सा बड़ा है दोनों में, देखो तो ये न्यूट्रॉन हो गया, ये प्रोटॉन हो गया। तो प्रोटॉन का 1.67 यहाँ तक तो दोनों में सेम है। उसका नेक्स्ट डिजिट जो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। इसका मतलब है कि न्यूट्रॉन का मास जो है
दैट इज ग्रेटर देन प्रोटॉन का मास, मास ऑफ न्यूट्रॉन ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन, दैट वी कैन सी फ्रॉम दिस वैल्यू। बहुत हल्का सा है क्योंकि हमारा क्या है 10 टू द पावर -27 है, मतलब 0.000000 इतना रखेंगे और कहीं पे 167 इतना सारा जीरो के बाद आएगा 1672 और 1674, तो उसमें क्या बहुत ज्यादा फर्क पता नहीं चलेगा, बट स्टिल अगर हमको कोई पूछे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से कौन हेवियर है तो हम बोलेंगे कि न्यूट्रॉन इज हेवियर इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन, लेकिन मास इसका बहुत ही कम होता है। ठीक है, चलो अब ये जो मास ऑफ प्रोटॉन हो गया, मास ऑफ न्यूट्रॉन हो गया। अब बात हो गया कि ये जो चार्ज के बारे में पता करते हैं कि न्यूट्रॉन का क्या चार्ज होता है, प्रोटॉन का क्या चार्ज होता है। हम लोग एटम के बारे में जान चुके हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन के बारे में जान चुके हैं, तब ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में जानना चाहते हैं। तो इसका मास हम पता कर लिए। चार्ज देखते हैं, ये जो न्यूट्रॉन है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, न्यूट्रॉन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ओके। और प्रोटॉन का बात करेंगे तो ये क्या हो गया, इट इज पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिकली ये पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव चार्ज, ओके। तो बात हो गया क्या कि ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, सॉरी न्यूक्लियर में हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आता है, जिसमें मतलब न्यूक्लियस का अंदर ये रहता है। जैसे ये मान लेते हैं न्यूक्लियस है, इसके अंदर में हम लोग क्या किए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रखे, ये सब प्रोटॉन है, ये येलो कलर का जो दिखाई दे रहा है दीज आर प्रोटॉन सपोज, और न्यूट्रॉन मान लेते कुछ ऐसा है, कोई दूसरा कलर में दिखा देता हूं, ये सब न्यूट्रॉन्स है, ओके। न्यूट्रॉन ज्यादा हो सकता है एटम में, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन ज्यादा हो सकता है। एनीवे ये हो गया न्यूट्रॉन्स और ये हो गया प्रोटॉन्स, ठीक है। तो मैं कहना चाहता हूं क्या कि ये अगर हम न्यूक्लियस ले रहे हैं, दिस इज ए न्यूक्लियस ऑफ सम एटम, कोई एटम का ये न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस में तो अंदर में चार्ज क्या होगा, चार्ज क्या होगा, जितना तो प्रोटॉन है इनटू चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन। तो न्यूक्लियस जो है पॉजिटिव चार्ज होता है और उसमें चार्ज कितना आता है, कितना प्रोटॉन है देखते हैं, और चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओके। तो दैट इज योर चार्ज ऑफ व्हाट, न्यूक्लियस, क्लियर। तो हम लिख सकते हैं वाला चीज यहाँ पे, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू चार्ज ऑफ nucleus is equal to number of protons into charge of one proton, ओके। ये बन गया हमारा क्या, चार्ज ऑफ व्हाट, क्या नाम है उसका, न्यूक्लियस, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अभी न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस का साइज क्या होता है, कितना बड़ा साइज का न्यूक्लियस होता है, छोटा बड़ा जो भी है देखते हैं, ओके। तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियस का साइज ऑफ न्यूक्लियस, ओके। तो न्यूक्लियस का साइज जो होता है वो डिपेंड करता है उसका नंबर ऑफ न्यूक्लियस का ऊपर, नंबर ऑफ न्यूक्लियस उसमें कितना है उसका ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो it depends upon the number of nucleons present inside the nucleus, that is the mass number। हम लोग बात करते हैं मास नंबर, एटॉमिक नंबर के बारे में। हम जैसे पता है, ये तो केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं हम लोग, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। मान लेते कोई एक एलिमेंट है x, राइट ना, उस एलिमेंट को हम लोग कैसे लिखते हैं, नीचे z लिखते हैं, ऊपर a लिखते हैं, ओके। नीचे लिखते हैं क्या, z, ऊपर लिखते हैं a। तो x हो गया एलिमेंट का नाम, ओके। Z हो गया उसमें कितना तो प्रोटॉन है, हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर देयर, दैट इज Z, जो कि जिसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। और ये A हो गया क्या, मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जैसे मान लेते हैं यह हमारा क्या है, सोडियम है शायद, दिस इज सोडियम,
इसमें 11 और 12 ऐसा है। मान लेते इसमें हो गया क्या 11 तो क्या बोलते हैं प्रोटॉन है और 12 तो न्यूट्रॉन है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, x लिखेंगे ये Na, x की जगह में Na लिख देंगे, ठीक है। नीचे में ये साइड में हम लोग क्या करेंगे जितना प्रोटॉन है वो वाला लिख लेंगे, ये 11 हो गया और ऊपर क्या लिख लेंगे इलेक्ट्रॉन और सॉरी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिला के लिख देंगे यहाँ पे। इसका मतलब है कि दिस इज जो मास नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों को मिला के रहता है, जबकि एटॉमिक नंबर क्या होता है खाली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहता है, ठीक है। तो इट हैज बीन फाउंड कि न्यूक्लियस का रेडियस जो है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ न्यूक्लियस, मतलब मास नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब अगर हल्का सा होगा, हल्का बोलने से कम मास नंबर है तो उसका न्यूक्लियस का रेडियस छोटा होगा, अगर बड़ा है तो उसका न्यूक्लियस का रेडियस बड़ा होगा। तो जो साइज जो है कैलकुलेट किया गया है, मतलब जो साइंटिस्ट सब कैलकुलेट किए हैं, तो दोज फाउंड दैट द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस का रेडियस जो है आर, ओके यार हो गया रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू their mass number to the power 1/3। तो जैसे हर जगह में हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं, यहाँ पे भी हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा देंगे। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा देंगे तो क्या होगा, r का जगह में क्या आ जाएगा r0 into a to the power 1/3। r0 हो गया एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिसका की वैल्यू निकाला गया है, ओके। तो यू कैन राइट दिस वन समथिंग लाइक दिस, से कैपिटल में लिखते हैं ना इसको, okay, let me write it as capital R, okay, this one is capital R0, okay, this one is capital R0, okay, R is equal to R0 a to the power 1/3 और R0 का वैल्यू जो है, जो ये कांस्टेंट है, इसका वैल्यू 1.2 into 10 to the power -15, इसका इतना मीटर है, दिस मच ऑफ मीटर। और हमको पता है कि 10 to the power -15 मीटर, मतलब उसको हम लोग बोलते हैं क्या 1 फर्मी, ओके। तो मतलब ये जो है रेडियस जो है वो निकल के आ गया क्या दिस मच इंटू a to the power 1/3, और मतलब रेडियस जो है फर्मी में ही आने वाला है क्योंकि ये तो एक नंबर हो जाएगा, ऑलराइट। और ये R0 का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ फर्मी आ गया, इसका मतलब हो गया कि ये जो आंसर है क्या एटॉमिक रेडियस दैट विल कम इन टर्म्स ऑफ फर्मी, ओके, या फिर 10 to the power -15। इसका मतलब है कि काफी छोटा है। जस्ट इमेजिन करो 10 to the power -15 मीटर कितना छोटा होता है। ये 1 मीटर हो गया, इसको 100 पार्ट में डिवाइड करोगे तो 1 सेंटीमीटर हो गया, मतलब 10 to the power 2 में डिवाइड करोगे, फिर उसमें और डिवाइड करोगे, ऐसे करते करते कितना छोटा हो जाएगा। वी कैन नॉट सी इट इन नेकेड आई आल्सो, नेकेड आई ऑफ कोर्स, ऑलराइट ना। सो दैट इज द रेडियस, वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। ये हो गया रेडियस, ऑलराइट। अच्छा, अगर हमको रेडियस पता चल गया और हमको ये भी पता चल गया कि एक क्या नाम है उसका बताओ, न्यूक्लियस एक स्फीयर है, इसका मतलब उसका वॉल्यूम भी निकल सकता है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है स्फीयर का 4/3 पाई r³, तो फिर न्यूक्लियस का वॉल्यूम हमारा निकल जाएगा कितना, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ओके। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, V = 4/3 पाई r³। अब r का वैल्यू जस्ट पहले हम लोग निकाले, इसका पहला वाला पेज में R0 into a to the power 1/3। तो इन प्लेस ऑफ r अगर मैं पुट कर लू R0 into a to the power 1/3, तो इसका होल क्यूब है, r का क्यूब है, तो 4/3 पाई एज इट इज रह गया। R0 का वैल्यू पुट हो गया 1.2 into 10 to the power -15, ओके। इसका होल क्यूब होना चाहिए एंड a to the power 1/3 का क्यूब a हो गया। So this is what you are getting,
7.29 into this much into A. This A is not ampere, huh? This A is not ampere. This A is here what? A is equal to मास नंबर, वो जो दिया है उसका मास नंबर आ गया A का में। आ गया समझ में सबको? क्लियर ना? So that is how we got the volume of nucleus. बहुत छोटा है, फिर ये भी दिखाई दे रहा है 10 to the power minus 45. Just imagine कि 10, oh sorry, कुछ गड़बड़ यहाँ पे है, क्या होगा? ये 3 नहीं रहेगा, this 3 will not be there. Alright, so it will be 7.29 into 10 to the power minus 45. यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 7.29 10 to the power minus 45. पावर 3 नहीं रहेगा, इंटू ए हो गया मास नंबर इंटू मीटर क्यूब, सॉरी मीटर क्यूब हो गया उसका यूनिट, ये हो गया उसका यूनिट। दिस इज यूनिट ऑफ व्हाट? वॉल्यूम। ओके, क्लियर हो गया? इतना तक समझ में आ गया? तो अभी तक हम क्या क्या पढ़े कि न्यूक्लियर फिजिक्स में हम लोग न्यूक्लियस के बारे में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट पढ़े हम लोग क्या न्यूक्लियस के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो पहले बात करते हैं कि न्यूक्लियस का अंदर है क्या, जिनको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, उनका बारे में पता कि उनका मास कितना होता है, उनका चार्ज क्या होता है। फिर हम लोग बात किए क्या कि वो न्यूक्लियस है तो उसका रेडियस कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है। फिर हम बात करते हैं कि उसका डेंसिटी कितना होता है। सबको पता है कि डेंसिटी का मतलब होता है मास बाय वॉल्यूम, मतलब न्यूक्लियस में कितना मास है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम उसका। वॉल्यूम तो यही वाला फॉर्मूला में निकल के आ जाएगा। ओके, मास बाय वॉल्यूम। तो अगर हम यूज करेंगे क्या, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस समथिंग लाइक दिस, दिस इज न्यूक्लियर डेंसिटी इज इक्वल टू, ऑलराइट, ये न्यूक्लियर मास होगा, दिस इज न्यूक्लियर मास डिवाइडेड बाय न्यूक्लियर वॉल्यूम। ऑलराइट, तो न्यूक्लियर मास कितना होता है बताओ? मास क्या होगा न्यूक्लियर का? उसका अंदर में कितना ठो न्यूक्लियन है। ओके, उसका अंदर में कितना ठो न्यूक्लियन है, दैट इज A इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियन इनटू M, M इज इक्वल टू मास ऑफ वन न्यूक्लियन। ये एज्यूम करके कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मास करीब करीब सेम है, तो हम ऐसा रख रहे हैं A इंटू M, A इंटू M, तो एवरेज मास ले लिया गया उनका। ठीक है, तो A इंटू M, A हो गया क्या मास ऑफ व्हाट, सॉरी ये हो गया क्या उसका मास नंबर। ऑलराइट, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और M हो गया क्या मास, हर एक न्यूक्लियन का मास, या तो प्रोटॉन का या फिर न्यूट्रॉन का। ओके, डिवाइडेड बाय 4/3 पाई r क्यूब। ओके, 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, एक लाइन यहां तो और मैं ऐड कर देता हूं, दिस वन इज इक्वल टू A इंटू M डिवाइडेड बाय 4/3 पाई इंटू r क्यूब का वैल्यू r0 का क्यूब हो जाएगा इंटू A हो जाएगा, क्योंकि r इज इक्वल टू, बिकॉज r इज इक्वल टू r0 a टू द पावर 1/3, तो फिर r का क्यूब जो है हो जाएगा r0 का क्यूब इंटू a। तो दिस इज द वैल्यू, वो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख लिए थे, तो ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगा, वी आर गेटिंग लाइक दिस, एंड यू कैन सी हियर दिस a गेट कैंसिल। तो ये अगर a और a कैंसिल हो जाएगा तो हमको क्या मिलने वाला है बताओ? 3 ऊपर चढ़ जाएगा, दिस इज 3m, डिवाइड बाय नीचे कितना आ जाएगा? 4 रहेगा, पाई रहेगा, 4 पाई, फिर r0 का क्यूब। ओके, सो ये हमारा कैपिटल R हो जाएगा, r0 का क्यूब। ठीक है, अब अगर हम सब वैल्यू डाल देते हैं, so this is coming something like this, 2.3 into 10 to the power 17 kg per meter cube. Now the question is 2.3 into 10 to the power 17 kg per meter cube is not a very small value। मतलब 1 मीटर क्यूब, जैसे हम 1 मीटर क्यूब ऐसा करके ले लिए, तो उसमें
उसका अगर वॉल्यूम हम मेजर करेंगे तो इट इज कमिंग अराउंड 2.3 इंटू 10⁻17। जस्ट इमेजिन कितना बड़ा वैल्यू है। इसका मतलब डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी हाई न्यूक्लियस का डेंसिटी जो है, ऑलराइट, 10⁻17 पर मीटर क्यूब में। तो मतलब उसमें काफी सारा चीज भरा हुआ है, मतलब उसमें कोई चीज खाली नहीं है। न्यूक्लियस के अंदर अगर हम बात करेंगे तो उसमें खाली जगह नहीं है, वो भरा हुआ है पूरा, ठीक है। तो इसीलिए उसका डेंसिटी बहुत ज्यादा है, समझ रहे हो ना? ओके, क्लियर। तो ये हम बात कर लिए कि न्यूक्लियस का बारे में, न्यूक्लियस का साइज का बारे में, कि उसमें क्या होता है, उसके अंदर में उसका साइज कितना बड़ा कितना छोटा होता है, ऑलराइट। तो हमको यहां से इतना तो पता चल गया कि जो न्यूक्लियस का रेडियस जो होता है वो रेडियस न्यूक्लियस का ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15 मीटर होता है। न्यूक्लियस का रेडियस, ये न्यूक्लियस का रेडियस 10⁻⁻15 मीटर होता है। और अगर मैं एटम का रेडियस के बारे में बात करूं तो उसी न्यूक्लियस, मतलब वही एटम है, जिस एटम का न्यूक्लियस ये है, इसका ऑर्डर होता है 10⁻⁻10 मीटर का आसपास। सो दिस इज ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियस रेडियस। ये हो गया न्यूक्लियस का रेडियस का क्या ऑर्डर, और ये हो गया एटम का रेडियस का ऑर्डर। सो न्यूक्लियस रेडियस का ऑर्डर ये हो गया, एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर ये हो गया। गॉट इट? इतना तक क्लियर? चलो अब आगे देखते हैं हमको आज क्या पढ़ना है, ऑलराइट, ओके। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्या, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो एटॉमिक मास यूनिट क्या है? अच्छा, जस्ट थोड़ा देर पहले हम लोग जब बात किए न्यूट्रॉन का या फिर ये का मास ऑफ न्यूट्रॉन से हम लिखे थे 1.674 ऐसा कुछ इंटू 10⁻⁻27 kg, ये हम लिखे थे ना। दिस इज मास ऑफ न्यूट्रॉन। नाउ यू जस्ट फील करने का कोशिश करो कि ये मास जो है क्या बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है या फिर बहुत कम दिखाई दे रहा है, या फिर ऐसे कुछ दिखाई दे रहा है जो कि हमको पसंद नहीं आ रहा है, मतलब इट्स नॉट वेरी प्लीजेंट टू लिसन। जस्ट इमेजिन करो, अगर मैं इसका वैल्यू को मैं डाल दूंगा, ये 10⁻⁻27 हटा दूंगा, तो मेरे को कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा 0.0000 ऐसे करके 26 तो 0 लिखना पड़ेगा, फिर 1674 kg। जस्ट इमेजिन कि दिस वैल्यू इज व्हाट, के बहुत ज्यादा वैल्यू दिखाई दे रहा है, बहुत कम। ऑफकोर्स इतना कम वैल्यू, हम लोग इतना कम वैल्यू सुनने का या फिर हम लोग इतना कम वैल्यू यूज करने का आदी नहीं है। हम लोग जनरली ऐसे टाइप का वैल्यू को नेग्लिजिबल बोल देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन जो हमारा एलिमेंटरी पार्टिकल होता है उनमें तो यही सब आता है, उनका मास तो यही होता है। ऐसा नहीं कि उनका मास केजी में आता है या ग्राम में आता है, कि हमारे पास जो क्या बोलते हैं व्हाटएवर, जो हम लोग क्या करते हैं उसको वेट करते हैं जिसपे, ऑलराइट ना, तो उस चीज का साथ इनको तो मेजर नहीं किया जाता है। उनको मेजर करने के लिए मास स्पेक्ट्रोमीटर का जरूरत पड़ता है, उनको मेजर करने के लिए, वो अलग फंडा है, चलो उसके बारे में हम लोग नहीं जाते हैं। बस इतना पता है कि वो मास बहुत छोटा है, हम उनको मेजर नहीं कर सकते ऐसे, और वो सुनने में हमको अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए क्या कि उनको उनका मास सुनने में जैसे अच्छा लगे, कि हमको फील गुड हो, तो उसके लिए कुछ अलग सा यूनिट यूज किए। जैसे याद होगा हम लोग जब एटॉमिक चीज पढ़ रहे थे कि एनर्जी ऑफ फोटॉन, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख रहे थे, ना कि जूल में लिख रहे थे, क्योंकि उनका एनर्जी काफी कम होता है। तो जूल में अगर लिखेंगे तो हम लोग फील नहीं कर पाएंगे ठीक से, ओके। तो उसको फील करने के लिए हम उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख रहे थे। मतलब एलिमेंटरी पार्टिकल सबका जो भी चीज है लिखने के लिए, उनके लिए हम छोटा छोटा यूनिट का यूज करते हैं, ना कि हमारा जो एसआई सिस्टम में जो यूनिट होता है उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक मास यूनिट भी ऐसे ही एक यूनिट है जो कि एलिमेंटरी पार्टिकल का मास को मेजर करने के लिए यूज होता है, ओके। तो एक AMU कितना है, फिर 1 AMU is equal to what is the value of
1 AMU, ऑलराइट ना। तो एक AMU का वैल्यू कितना है, तो हम डिफाइन करते हैं फिर 1 AMU का वैल्यू क्या होता है। अरे यार इमेज को ले रहा है, ओके। ऑलराइट, अब 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट लिख सकते हो, उसका डेफिनेशन कुछ ऐसा है। 1 AMU is the mass of 1/12 of one atom or one carbon C12 atom. one carbon C12 atom, C612 atom। तो एक ठो कार्बन C12 एटम हम ले लिए, तो उसका मास हम लोग मेजर कर लिए, जितना हुआ उसको बनेंगे। तो ये हमारा मतलब क्या हो गया, दिस इज द रिफरेंस, ये रिफरेंस हो गया, और इसका हिसाब से बाकी सबका मास जो है इन टर्म्स ऑफ AMU लिख दिया गया। ठीक है, अब बात हुआ क्या कि C612 एटम में से 1/12 अगर हम करेंगे तो कितना आएगा, देखते हैं ना, देखते हैं। तो 1 AMU is equal to 1/12 into 6 into mass of proton plus 6 into मास ऑफ न्यूट्रॉन। बोलोगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि बताया तो क्या कि वो जो एटम है, क्या नाम है, कार्बन C612 एटम है, तो उसमें जो है क्या नाम है उसका बताओ तो, मास जितना हुआ उस मास को हम लोग उसमें 1/12 डिवाइड कर देंगे। चलो ये तो न्यूक्लियस हो गया, इसमें और भी इलेक्ट्रॉन भी है इसमें, प्लस 6 into मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये मान लेते हैं दिस इज द मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि उस एटम के अंदर क्या क्या है, देखो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, तो ये तीनों का मास को जोड़ देते हैं। 6 तो प्रोटॉन है तो 6 into मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 into मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस 6 into मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, दैट इज मास ऑफ दिस C612 एटम। तो इसका मास निकाल दिया गया, फिर 1/12 उसमें डिवाइड कर दिए, तो 1/12 into this one, so this is coming 1.67 into 10 to the power minus 27 kg। इसका मतलब है कि हम लोग क्या करेंगे, 1 AMU का जगह में इतना लिख सकते हैं, 1.67 into 10 to the power minus 27 kg। और इसको यूज करके हम लोग सारे चीज का मास जो है ना एक्सप्रेस कर सकते हैं, हर चीज का मास जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन का मास है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 into 10 to the power minus 31 kg है ना। तो उसको मैं क्या करूंगा, इसमें डिवाइड कर दूंगा, डिवाइड करने से जितना आएगा that much number amount that much will be the AMU of electron, 1 इलेक्ट्रॉन का मास। और वो मास जो है ना वो 10 to the power minus 27 में नहीं आएगा, 0.000 कुछ में आएगा, 2-4 तो 0 में आ जाता है। ओके, तो अगर मैं ऐसे ही मास ऑफ न्यूट्रॉन का बात करूंगा तो वो कितना AMU होगा, तो न्यूट्रॉन का मास जो हम लोग देखे थे उसमें ये डिवाइड कर देंगे। न्यूट्रॉन का मास हम लोग कितना देखे थे, दिस इज मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो इसमें अगर हम डिवाइड कर देंगे दिस इज 1.67492 into 10 to the power minus 27 divided by 1.67 into 10 to the power minus 27। so ये जो है ना हमको मिल दे देगा 1.008 या ऐसे कुछ दे देगा, दिस मच ऑफ AMU। मतलब एक ठो क्या नाम है, न्यूट्रॉन का मास जो है, मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन, ओके, या फिर ऐसे कुछ आएगा वैल्यू जो भी है, प्रोटॉन का ही इतना आता है, प्रोटॉन का मास इतना AMU आएगा, क्योंकि हम लोग हाइड्रोजन एटम का मास लेते हैं ना 1.008 AMU। ओके,
ये जो 1.008 AMU हो गया, ये बन गया हमारा किसका, ये प्रोटॉन का मास है। इसको 74726 लिखते हैं, 726 जो भी है दैट मच, इसका यूज हमारा ऐसे होता है। तो अब सोचो कि अभी हम बोल रहे थे कि प्रोटॉन का मास दिस इंटू 10⁻⁻27 kg। वो थोड़ा सुनने में बहुत अच्छा नहीं लगता था कि -27 kg वेरी स्मॉल है, लेकिन अब अगर कोई बता देगा कि प्रोटॉन का मास 1.008 AMU है, इजी मतलब अच्छा लग रहा है थोड़ा, 1.008 AMU। सो इसीलिए हम लोग छोटा छोटा एलिमेंटरी पार्टिकल जो है उनका मास जो है उनको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ AMU। ऑलराइट, तो उसमें हम लोग को क्या वो चीज सुनने में थोड़ा अच्छा लगता है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दैट। ओके ना, क्लियर हो गया वाला पॉइंट, समझ में आया ना? व्हाट डू यू मीन बाय AMU? अच्छा, 1 AMU में हमको पता चल गया कि 1 AMU जो है वो अगर केजी में लिखे तो उसका वैल्यू इतना आता है। ऑल ऑफ यू गॉट इट? क्लियर? हमको ये फंडा सब ये सब चीज जरूरत नहीं है, ओनली दिस वैल्यू यू हैव टू रिमेंबर। अच्छा, 1 AMU को हम लोग 1 U भी लिखते हैं, इट इज ऑल्सो रिटन एज 1 U। 1 U इसे सेंटीमीटर लिखते हैं, मीटर लिखते हैं, तो इसे U लिखते हैं, स्मॉल u इनफैक्ट होता है स्मॉल u। ओके, सो आई होप इतना तक सबको समझ में आ गया, क्लियर? और ये चैप्टर ज्यादा समझने से ज्यादा है क्या, याद रखने वाला चैप्टर है फिलहाल। ओके, चलो आगे देखते हैं क्या हो गया। हाँ, आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशनशिप, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशनशिप। तो ये पता तो होगा सबको पता होगा कि हर मास के साथ कुछ एनर्जी जुड़ा हुआ है और हर एनर्जी के साथ कुछ मास जुड़ा होता है। अगर मास कहीं पे डिस्ट्रॉय होता है तो वो एनर्जी का फॉर्म में अपीयर होता है, और कहीं पे एनर्जी अगर खत्म होता है तो उसको हम मास का फॉर्म में रख सकते हैं। तो एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू मास, मास कैन बी कन्वर्टेड टू एनर्जी। ये क्या है, क्या नाम है उनका, आइंस्टाइन का जो था, वेरी रिवोल्यूशनरी स्टेटमेंट था ये, और इससे काफी इंपॉर्टेंट चीज हमको पता चला सब। ओके, बहुत चीज हम लोग एक्सप्लेन कर पा रहे हैं आगे। अभी हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ेंगे बाइंडिंग एनर्जी के बारे में, न्यूक्लियर बॉम्ब जो होता है उसमें क्या क्या चीज कैसे होता है, वो सब चीज इसमें से पता चलेगा। ओके, तो आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशनशिप, तो क्या बताए थे आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशनशिप में, क्या था, E is equal to mc square। ओके, एनर्जी इज एसोसिएटेड, एनर्जी इज associated with every mass। एनर्जी इज एसोसिएटेड विथ एवरी मास, जितने सारे मास है सारे के साथ एनर्जी एसोसिएटेड है। ऑलराइट, द एनर्जी, द इक्विवेलेंट एनर्जी लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट एनर्जी of a certain mass m is E is equal to mc square। E is equal to mc square, that is energy of the mass। क्लियर? ये सबको पता था पहले से, एक बार और बात कर ली यहाँ पे। अब बात हो गया क्या यहाँ पे, फिर 1 AMU जो है उसमें कितना एनर्जी आएगा, 1 AMU जो है उसमें कितना एनर्जी आएगा, तो हम देखते हैं ना, इक्विवेलेंट एनर्जी ऑफ 1 AMU, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इक्विवेलेंट एनर्जी ऑफ 1 AMU। ओके, चलो हमको पता है कि 1 U is equal to 1.67 into 10 to the power minus 27 kg है, ये हमको पता है। तो फिर E is equal to mc square लगा देते हैं।
Therefore E is equal to mc स्क्वायर लगाएंगे तो क्या देगा मेरे को, इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 to the power minus 27, 1.67 10 to the power minus 27 इंटू ये हो गया कितना m का वैल्यू c स्क्वायर। अगर c स्क्वायर लिखेंगे तो कितना आएगा, c स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा बताओ, 3 into 10 to the power 8 इसका होल स्क्वायर। ओके, सो दैट विल गिव मी व्हाट इज इक्वल टू, दिस विल गिव मी व्हाट, इसके साथ 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस वन इंटू 9, वो जो भी निकलेगा आंसर, एनर्जी है तो ये जूल में निकलेगा, ये जो एनर्जी है जूल में निकलेगा। अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करूंगा, मतलब 1.6 into 10 to the power minus 19 डिवाइड कर दूंगा, तो इट इज गिविंग मी 931.5 into 10 to the power 6. So this much of electron volt, this much of electron volt। और ये हमको 10 to the power 6 अगर हटा देंगे तो इट इज गिविंग मी 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 1 U का इक्विवेलेंट एनर्जी उतना है, 1 U का इक्विवेलेंट एनर्जी उतना है। मतलब अगर 1 AMU डिस्ट्रॉय होगा उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी बनेगा, या फिर उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर खत्म हो रहा है या फिर कहीं पे यूज हो रहा है तो वो इतना मास बना के दे देगा, कितना 1 U मास बना के दे देगा। समझ में आया ना? सो दिस इज इक्विवेलेंट एनर्जी ऑफ 1 AMU। ओके, क्लियर हो गया इतना? चलो इसको नोट कर लो। आगे ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, एटॉमिक फिजिक्स में ये जरूरत पड़ेगा। 1 AMU इतना मास बर्बाद हुआ तो फिर उसमें से कितना एनर्जी निकला, एक्सेप्ट चीज। ओके राइट, चलो आगे देखते हैं। हाँ, तो ये तो सबको पहले से भी पढ़ा हुआ है कि एक न्यूक्लियस, कोई भी एलिमेंट है उसका न्यूक्लियस को हम लोग कैसे लिखते हैं, XZA। हो क्या, हो गया ना, X यहाँ पे Z, यहाँ पे A। तो Z क्या होता है, Z इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, हम बोलते हैं ना Z हो गया एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट, और A हो गया हमारा क्या, मास नंबर। हो गया, और एटॉमिक नंबर जो है उसको हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ओके ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये हमारा एटॉमिक नंबर होगा। दिस ऑलवेज गिव्स यू एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कभी-कभी गलती हो जाता है एटॉमिक नंबर लिखने में, क्योंकि होता है कभी आयोन आ जाएगा, तो आयोन नहीं है एटॉम है तो ठीक, कोई बात नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बोल सकते हैं। लेकिन आयोन अगर आ गया तो केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है हो सकता है कम हो गया होगा, सो दैट इज नॉट इट्स एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर जब भी बोलना है तो हमको प्रोटॉन से ही बोलना है, क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस से निकलेगा नहीं, और अगर निकल भी जाएगा तो फिर दूसरा एलिमेंट हो जाएगा और वो एलिमेंट रहेगा नहीं। तो मास नंबर हो गया हमारा क्या, इसमें क्या हो गया हमारा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रहता है। ओके, या फिर हम सीधा इसको बोल सकते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। तो अब ये बात हो गया, क्या बात हो गया बताओ, कि हम न्यूक्लियस का बात करेंगे तो न्यूक्लियस का अंदर में जैसे मान लेते हैं न्यूक्लियस का अंदर में हमारा ये सब है, ये सब देख रहे हो, ग्रीन में देख रहे हो, ये हमारा प्रोटॉन्स है, ग्रीन में जितना सारा ये प्रोटॉन्स है। और ये मान लेते हैं हम रेड में कर रहे हैं
तो रेड में जितना सारे देख रहे हो, सॉरी येलो में जितना सारे देख रहे हो, ये हमारा न्यूट्रॉन्स हो गए, ठीक है ना। तो ये हमारा एटम हो गया, सॉरी न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन्स भी है और क्या नाम है बताओ, न्यूट्रॉन्स भी है। तो जितने सारे बेंदर में भरा हुआ है सारे को हम न्यूक्लियस बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा कि ये ए क्या है, ये सारे को मिला के लेना है, ये सारे को मिला के लेना है, दैट इज योर ए। एंड व्हाट इज जेड, ओनली दिस ग्रीन पोर्शंस। तो अगर ग्रीन पोर्शन हो गया हमारा, अगर ग्रीन जितना सारा है वो आ गया हमारा जेड, और ये हो गया सारे को मिला के, तो फिर वो पूरा से अगर हम माइनस कर देंगे ग्रीन वाला, हमारा येलो वाला मिल जाएगा। और येलो वाला होता है क्या है, न्यूट्रॉन्स। ये ग्रीन जो है, ये येलो जो है, ये हमारा न्यूट्रॉन हो गया मान लेते हैं, दीज आर न्यूट्रॉन्स। और ये ग्रीन जो है ये हमारा हो गया क्या, प्रोटॉन। तो इसके अंदर में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कैसे, सॉरी न्यूट्रॉन कैसे मिलेगा, टोटल माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू A minus Z. So that will give you number of protons. हमेशा अगर एटॉमिक नंबर, मास नंबर ये दोनों दे दिया है तो हमको पता चल जाएगा कि उसमें प्रोटॉन कितना है, न्यूट्रॉन कितना है। क्लियर। और हाँ, बाकी प्रोटॉन न्यूट्रॉन पता चल गया, ठीक है। तो ये सिंबल का मतलब सबको समझ में आ गया, क्या क्या होता है। X का मतलब X इज एलिमेंट नेम, X तो एलिमेंट का नाम है, एलिमेंट नेम। ओके, क्लियर ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आगे हम लोग का क्या हो गया कि टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई, मतलब हम लोग न्यूक्लियर बोलने से प्लूरल होता है। तो क्या क्या टाइप का न्यूक्लियस होता है, ये सब तो केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ था। जस्ट एक बार खाली एक तो स्टेटमेंट है तो थोड़ा पढ़ा लिख लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या है। आइसोटॉप्स, फिर हमारा आइसोटोन्स होगा, फिर आइसोबार्स होगा। डेफिनेशन से सब चीज पता चल जाता है ना। तो डेफिनेशन से क्या बोला है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, मतलब बेबी एलिमेंट सेम होगा, अलग अलग एलिमेंट नहीं होगा। सेम एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जो कि एटॉमिक नंबर उसका है, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मतलब मास नंबर नहीं, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, डिफरेंट मास नंबर हो जाएगा ओके इसमें, ठीक है। चलो यहाँ पे एग्जांपल एक लिखा हुआ है कि ये एक एग्जांपल है, ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, तीनों देखो ऑक्सीजन है, तीनों ऑक्सीजन है, और सब में प्रोटॉन कितना है 8, क्योंकि हम बताए थे ना अभी एक से यहाँ पे Z है, यहाँ पे A यहाँ पे है। तो ये Z जो होता है ये होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इसमें भी एक प्रोटॉन, इसमें भी एक प्रोटॉन, और इसमें भी एक प्रोटॉन है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकलता है, A माइनस Z। तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है 16 माइनस 8 न्यूट्रॉन, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 9 न्यूट्रॉन, और इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 10 न्यूट्रॉन। तो हम देख रहे हैं कि ये जो तीन ठो हम लोग न्यूक्लियस का लिए सिंबल, न्यूक्लियस के जो रिप्रेजेंटेशन किए हैं, दीज आर योर आइसोटॉप्स। इनको हम लोग आइसोटॉप्स बोलते हैं, जिनका कि एटॉमिक नंबर तो सेम रहता है या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहता है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग होता है। गॉट इट, दीज आर जस्ट डेफिनेशंस। ओके, अगला पॉइंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अब देखो एलिमेंट डिफरेंट हो गया, एक तो नाइट क्या लिए है, ये हो गया हमारा क्या कार्बन, ये हो गया हमारा नाइट्रोजन। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियस, मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन का संख्या मिलाने से सेम होगा, बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब अलग अलग प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन भी अलग होगा और न्यूट्रॉन भी अलग अलग होगा ऑफ कोर्स, नहीं तो कैसे सेम होगा, ओके ना। तो दैट इज कॉल्ड योर व्हाट, आइसोबार्स। मतलब इसमें क्या हो गया, मास नंबर सेम है,
न्यूक्लियर मतलब मास नंबर हो गया, दोनों का मास नंबर सेम है, बट दोनों का एटॉमिक नंबर अलग अलग है, मतलब दोनों का प्रोटॉन अलग है और दोनों का न्यूट्रॉन अलग है। ये केस में देखते हैं कि इसमें प्रोटॉन कितना है। इसमें प्रोटॉन 6 प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन, और इसमें 7 प्रोटॉन है। इसमें न्यूट्रॉन है कितना, 8 न्यूट्रॉन, और इसमें न्यूट्रॉन कितना है, 7 न्यूट्रॉन। तो हम देख रहे हैं कि प्रोटॉन भी अलग है और न्यूट्रॉन भी अलग है, लेकिन जब दोनों को जोड़ दिया जाए जो न्यूक्लियर वो सेम हो गया, प्रोटॉन और ये हो गया न्यूट्रॉन। These are definitions, ये तो केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है, तो इसके बारे में और ज्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं। कितना प्रोटॉन कितना न्यूट्रॉन इससे पता चल गया, डेफिनेशन याद रखना है। ओके, आइसोबार्स एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, तो यहाँ पे भी देखो एलिमेंट अलग अलग है। ये हमारा शायद सोडियम है और ये मैग्नीशियम है, ये दो एलिमेंट है, ऑलराइट ना। उनका क्या है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होना चाहिए, तो इसमें न्यूट्रॉन सेम होना चाहिए और कुछ कंडीशन नहीं है, न्यूट्रॉन सेम होना चाहिए, बाकी जो अलग अलग होगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो इसमें हम खोज रहे कि प्रोटॉन कितना है, 11 प्रोटॉन है शायद, और न्यूट्रॉन कितना है 23 - 11, 12 न्यूट्रॉन है। इसमें प्रोटॉन कितना है, 12 प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन कितना है 12 न्यूट्रॉन है। तो यू कैन सी कि ये दोनों सेम हो गया, तो मतलब हो गया ये दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोबार्स। क्लियर, ये हो गया हमारा जो न्यूक्लियस का रिप्रेजेंटेशन अलग अलग ये में हो गया। कितना खत्म, ऑलराइट। इसमें एटम का बारे में कोई चीज लिखा नहीं है, एटम का बारे में कोई चीज नहीं लिखा, ये न्यूक्लियस का बारे में लिखा गया है। इलेक्ट्रॉन का कोई भी चीज यहाँ पे नहीं लिखा गया है, ठीक है। ऐसे हमको पता है कि प्रोटॉन जितना होता है इलेक्ट्रॉन उतना होता है, ओके ना। एनीवे चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट आ गया हमारा क्या, मास डिफेक्ट। ऑलराइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये चीज हम लोग पढ़ेंगे तो बाद में हमको पता चलेगा कि न्यूक्लियर रिएक्शन में कैसे एनर्जी रिलीज होता है या फिर एनर्जी जरूरत पड़ता है, वो सारी चीज रिलीज ही होता है इनफैक्ट, तो कैसे रिलीज होता है उसके बारे में ये बता, ठीक है। चलो हम एक बात करते हैं, किसी एक एटम का किसी एक एलिमेंट का एक न्यूक्लियस लेके बात करते हैं। मान लेते हैं कार्बन ले रहा हूं, कार्बन C612। अब जरा सोच के बताओ, ये अगर कार्बन C612 है, मैं उसका एटम ही ले लेता हूं, मतलब न्यूक्लियस ही ले लेता हूं, ये न्यूक्लियस हो गया उसका, इसका अंदर में 6 ठो इलेक्ट्रॉन है, 6 ठो प्रोटॉन है, सॉरी 6 ठो प्रोटॉन है, 1 2 3 4 5 6, सबको पता चल रहा है कि 6 ठो प्रोटॉन हो गया इसका अंदर, ओके। और इसके अंदर 6 ठो न्यूट्रॉन भी होना चाहिए, क्योंकि ये बता रहा है कि 6 ठो प्रोटॉन और 6 ठो न्यूट्रॉन है, ओके। तो देखते हैं, अगर ये 6 ठो प्रोटॉन 6 ठो न्यूट्रॉन है तो क्या हो रहा है अभी आगे। एक मिनट, ये व्हाइट में मैं कर दिया न्यूट्रॉन सब, ठीक है। सो वी हैव गॉट 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन। व्हाट विल हैपन अगर मैं ऐसे सवाल पूछता हूं कि बताओ भाई इसका मास कितना है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसका मास कितना होगा। तो मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूं मास, तो उसको मैं बोलता हूं कि एक्सपेक्टेड मास, मास एक्सपेक्टेड। तो कितना आना चाहिए, अच्छा 6 टो प्रोटॉन है ना, तो 6 टो प्रोटॉन का मास 6 into मास ऑफ 6 प्रोटॉन प्लस 6 into मास ऑफ 6 न्यूट्रॉन। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हमको मिल जाएगा उसका मास। किसका मास बताओ, वो न्यूक्लियस का। कौन सा न्यूक्लियस का, कार्बन C612 न्यूक्लियस का मास जो है वो कुछ इतना मिलना चाहिए, ओके। अच्छा सपोज ये वैल्यू को ऐड करने के बाद मेरे को मिला समथिंग से 12.005 U मिला, 12.005 U मिला। U क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि अभी हम MP को इन टर्म्स ऑफ U एक्सप्रेस कर लिए और Mn को भी U में एक्सप्रेस कर लिए। और सबको पता है कि Mn और MP ये जो होता है, जो U में जो हम एक्सप्रेस करते हैं, इन दैट केस हम उसमें सॉरी वो नेचुरल नंबर नहीं आता है, पॉइंट में ही आता है। सो दैट इज व्हाई दिस मच। लेकिन जब हम लोग प्रैक्टिकली देखें, ये तो एक्सपेक्टेड मास है,
जो मैं कैलकुलेट करूंगा और किसी को भी दोगे वो बोलेगा हाँ ऐसा ही है। किसी को भी हम देंगे कि बताओ भाई इस न्यूक्लियस का मास कितना है, तो बोलेगा सर इसका अंदर तो 6 तो प्रोटॉन है और 6 तो न्यूट्रॉन है। तो 6 तो प्रोटॉन का मास जोड़ देते हैं और 6 तो न्यूट्रॉन का मास जोड़ देते हैं तो मास ऑफ द न्यूक्लियस बाहर निकल के आ जाएगा। और वो निकाल के इसे दे दिया, इट इज दिस वन। तो होना तो चाहिए करेक्ट, बट इट इज नॉट हैपनिंग। बट ये हो नहीं रहा है। प्रैक्टिकली जब मास स्पेक्ट्रोमीटर में मास इनका निकाला गया, जो कि हमारा क्या हो गया, प्रैक्टिकल मास है, दिस इज योर मास एक्सपेक्टेड, और प्रैक्टिकल मास मान लेते ये है। इट इज फाउंड टू बी समथिंग एल्स। इसको मैं मान लेते m1 ले लेता हूं और इसको m2 ले लेता हूं। m एक्सपेक्टेड तो m1 था और वो सही होना चाहिए था, मैं वो सोच रहा हूं और सबको वही बोलेगा कि हाँ ऐसे ही होना चाहिए। बट प्रैक्टिकली जब उसको मेजर किया गया, दैट मास इज कमिंग टू बी समथिंग डिफरेंट। इट इज नॉट कमिंग m1, इट इज कमिंग m2 and it has been found कि m1 greater than m2, m1 greater than m2। इसका मतलब अलग अलग जब हम मास किए, अलग अलग जब मास लिए न्यूट्रॉन का प्रोटॉन का, अलग अलग मास लेके जब फाइंड किए टोटल मास कितना होना चाहिए, वो ज्यादा हो गया, जबकि वो न्यूक्लियस का मास हम अलग से निकाले, मतलब एक साथ उसके अंदर में वो फॉर्म हो चुका है, वो फॉर्म हो चुका है। तो इन दैट केस वो हो गया क्या, अलग। और वो अलग अलग जो निकाले थे वो ज्यादा हो रहा था और एक्चुअल जो है वो कम हो रहा था। तो ये एक्सपेक्टेड था, ये एक्चुअल था, ऐसे रियल प्रैक्टिस में जो था। इसका मतलब हमारा हो गया क्या, एम एक्सपेक्टेड ग्रेटर देन एम एक्चुअल। तो फिर गया कहां, तो फिर वो मास गया कहां, उसी को बोलते हैं मास डिफेक्ट, उसी को बोलते हैं मास डिफेक्ट। मतलब जो एक्चुअल मास होना चाहिए, मतलब जो एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं, एक्चुअल नहीं, जो एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं वो मास जो होना चाहिए, और जो एक्चुअल मास निकल के आता है, we are getting some difference between them, and that difference is called what, mass defect। वो जो डिफरेंस को हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। ओके, तो हम ये पढ़ा लिख सकते हैं कुछ ऐसा मास डिफेक्ट का डेफिनेशन में, the difference in mass, the difference in mass of the nucleons, oh एक मिनट, the difference in mass difference in mass of, difference in sum of the mass of the nucleons and the actual mass of the nucleus actual mass of the nucleus is called mass defect, is called mass defect। ऑलराइट, तो देखते हैं कि अगर एक एलिमेंट x z है और a है, तो इसके लिए मास डिफेक्ट का एक्सप्रेशन निकालते हैं। मास डिफेक्ट, इसको हम लोग क्या डेल्टा m में डिनोट कर सकते हैं। डेल्टा m इज इक्वल टू मास डिफेक्ट, उसका नोटेशन। तो हम देखते हैं कि x z a का वैल्यू क्या निकल के आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। डेल्टा m
इज इक्वल टू मास ऑफ द, या फिर सम ऑफ द मास ऑफ द लिख सकते हैं, सम ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस माइनस एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस। ओके, एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस तो कितना होता है देखते हैं। ठीक है, चलो ओके, हाँ, इज इक्वल टू, चलो यहाँ पे पूरा डिटेल्स में मैं लिखता हूं, है ना, सम ऑफ द मास ऑफ, नहीं सम नहीं, सम तो हम करेंगे, मास ऑफ द प्रोटॉन्स प्लस mass of the neutrons माइनस। ओके, हम क्या एटम का मास एक्चुअली निकाल पाते हैं, तो एटम का मास लेके करते हैं। m, ये एटम का मास हो गया, माइनस, माइनस क्या होगा, एटम में क्या क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है, प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हमको तो चाहिए खाली न्यूक्लियस का मास, न्यूक्लियस में क्या क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मतलब ये जो m लिखे थे एटम का मास है, तो एटम का मास से हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का मास हटा देते हैं, माइनस z इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, z इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जो कैपिटल M में लिख रहा हूं, कैपिटल M इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, अब x लिख देता हूं ना, एटॉमिक मास ऑफ द x, m इज इक्वल टू एटॉमिक मास। अगर न्यूक्लियर मास लिखोगे तो m, तो फिर ये चीज की जरूरत नहीं है, अगर एटॉमिक मास होगा तो माइनस z इंटू एम ही करना पड़ेगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, इस सब का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए में भी हमको दे देगा, हमको याद रखने की एक्चुअली जरूरत है नहीं, तो दैट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। ऑलराइट, ओके, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, z है, तो z इंटू mp करेंगे, प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स कितना देख रहे हैं, a माइनस z है, इसमें प्रोटॉन कितना है, जब हम इस एलिमेंट का बारे में बात करते हैं, इस एलिमेंट में प्रोटॉन कितना है, इसके लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, व्हाट इज दैट, जेड ही होगा ना, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही होता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ हम न्यूट्रॉन्स का बात करेंगे तो कितना होगा, a माइनस जेड इज इक्वल टू a माइनस जेड। तो ये चीज हमको पता होना चाहिए जो हम यूज करेंगे अभी, तो लेट अस राइट दैट वन। ओके ना, उसको लिखते हैं, क्या होगा देखते हैं। तो मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस दिस थिंग्स, तो दिस वन कैन बी रिटन एज, ओके, जस्ट अ मिनट, एक मिनट, ओके, तो हम लोग क्या लिख रहे थे, ये लिख रहे थे ना, दिस मच, तो अब लिखेंगे इज इक्वल टू z इंटू mp प्लस a माइनस z इंटू mn माइनस m माइनस z इंटू me। ओके, ये हमारा एक्सप्रेशन निकल के आ गया। लेकिन अगर ये m को हम लेंगे
न्यूक्लियस का मास, तो फिर ये Z इंटू एम आएगा नहीं। ओके, देयरफॉर डेल्टा एम का वैल्यू ये आ गया, डेल्टा एम इज इक्वल टू Z इंटू एम पी प्लस A माइनस Z इंटू एम एन माइनस एम एन बोलने से m सफिक्स में m है, न्यूट्रॉन का मास, एम एन माइनस m माइनस Z इंटू एम ई। आई होप सबको समझ में आया। ओके, अगर एम पी, एम एन और एम ई और ये m भी रह गया, m केजी में होगा तो डेल्टा m केजी में निकलेगा, अगर केजी में होगा तो डेल्टा m केजी में निकलेगा, और केजी जो भी निकलेगा उसमें c स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दोगे, जितना निकलेगा उतना जूल एनर्जी होगा इसका इक्विवेलेंट। ओके, चलो अब अगर मैं इसको ये में करता हूं, क्या नाम है बताओ, ये चीज सब mp, mn, me और कैपिटल M अगर U में लिखा होगा तो, जो कि ज्यादातर केस में हमको मिलेगा न्यूक्लियर फिजिक्स में U में अगर लिखा होगा मतलब AMU में लिखा होगा तो आंसर डेल्टा M इक्वल टू इतना हो गया। और हम देखे हैं कि 1 AMU इज इक्वल टू 931 पॉइंट इतना हो गया, तो अकॉर्डिंगली निकलेगा। ठीक है, तो इतना हो गया डेल्टा, मतलब ये या तो U में हो सकता है या फिर केजी में हो सकता है, जो भी होगा कोई बात नहीं। क्लियर हो गया ना इतना डेल्टा M कितना बोलते हैं उसको, मास डिफेक्ट। तो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे क्या, बाइंडिंग एनर्जी। तो फिर बाइंडिंग एनर्जी होता क्या है, लेट अस सी कि व्हाट इज दैट बाइंडिंग एनर्जी। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, चलो नाम से पता चलता है कि किसी चीज को बांध के रखने के लिए हमको जो एनर्जी का जरूरत पड़ता है वो होता है बाइंडिंग एनर्जी। तो समझते हैं क्या है। अच्छा एक बात बताओ, थोड़ा देर पहले तो हम लोग डिस्कस किए कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उनका जो अलग अलग मास लेंगे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जब हम अलग अलग मास लेंगे और जोड़ेंगे, जितना हो रहा है न्यूक्लियस का मास उससे कम हो रहा है। जैसे ये वाला हमारा था क्या, प्रोटॉन, ओके, और ये हमारा हो गया क्या, न्यूट्रॉन। 3 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन है, अलग अलग है। इनका मास निकला, कुछ मान लेते हैं हम, अच्छा वाला फिगर लेते हैं, उसका हिसाब से नहीं जाते हैं, मान लेते हैं 7 AMU निकला, मान लेते हैं 7 AMU निकला। ये लोग दूर दूर थे तो इतना निकला। जब ये लोग न्यूक्लियस के अंदर रहेंगे तो हमको क्या मिला कि इनका मास जो है उतना नहीं हो रहा है, उनका मास जो है कम हो जा रहा है। इट इज नॉट 7 AMU, rather it is 6.88 AMU, इतना AMU आया। तो फिर बताओ मेरे को, यहां से यहां तक में जो मास का तो कुछ डिफेक्ट आया, वो मास का जो डिफेक्ट आया, आई थिंक वी आर गेटिंग 0.12 AMU। तो फिर ये 0.12 AMU गया कहां, तो उसके लिए थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए मैं बता दूं। अब जब ये लोग अलग अलग थे, कौन, ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, तो फिर उनका भीतर में कोई फोर्स नहीं था। दे आर नॉट बाउंड टू ईच अदर, दे आर फ्री एक्चुअली। बट जब वो लोग न्यूक्लियस के अंदर में रहेंगे, हमको पता है कि न्यूक्लियस इज ए वेरी स्टेबल, न्यूक्लियस बहुत स्टेबल होता है, एटम अनस्टेबल रह सकता है बट न्यूक्लियस इज स्टेबल।
तो न्यूक्लियस जो स्टेबल है, एटम अनस्टेबल मतलब टेबल में नहीं है, मतलब क्या कि उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है आराम से, लेकिन न्यूक्लियस से नहीं निकल सकता। न्यूक्लियस जो है उस इतना जल्दी वहां से नहीं निकल पाते, मतलब दे आर हेल्ड टुगेदर बाय वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स। और स्ट्रॉन्ग फोर्स के लिए स्ट्रॉन्ग एनर्जी भी जरूरत पड़ेगा ना, तो एनर्जी जो है उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। मतलब द एनर्जी व्हिच बाइंड द न्यूक्लियंस टुगेदर इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। पता चला कि वो आया कहां से। अब हम लोग बात करते हैं कि वो एनर्जी आया कहां से, तो उसके लिए हम लोग यही से ही देख लेते हैं क्या हुआ। यहां पे 7 AMU है, यहां पे 6.88 AMU है, तो 0.12 AMU तो खत्म, 0.12 AMU नहीं रहा। तो आइंस्टाइन का इक्वेशन बोल रहा है कि जितना अमाउंट ऑफ मास अगर बर्बाद कहीं पे होता है, बर्बाद तो नहीं, डिस्ट्रॉय हम बोलते हैं कि डिस्ट्रॉय होता है, तो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और वो एनर्जी कैसे यूज हुआ हमको डिफाइन करने के लिए ये बढ़िया कंसेप्ट है कि यहां पे जो एनर्जी खत्म हुआ, अभी ये लोग फ्री थे, अब फ्री नहीं है, दे आर हेल्ड टुगेदर एंड हु इज होल्डिंग देम, दिस बाइंडिंग एनर्जी। इसका मतलब है कि अगर न्यूक्लियस को हम पास लाएंगे तो कुछ एनर्जी का जरूरत पड़ेगा, और वो एनर्जी उन्हीं से ही ऑटोमेटिकली आ रहा है। तो अगर मैं कोई न्यूक्लियन को अलग करना पड़ेगा, उतना एनर्जी लगाना पड़ेगा। That much amount of energy is required to make them separated. तो फिर बाइंडिंग एनर्जी होता क्या है, हम अगर डेफिनेशन का बारे में बोलेंगे तो the amount of energy required, हम दोनों तरह से बोलते हैं, the amount of energy required to hold together the nucleus in a nucleus is called binding energy. और जो अदर वे, the amount of energy minimum, क्योंकि ऐसे तो बहुत से और भी ज्यादा डाल सकते हैं, the minimum amount of energy required to separate the nucleus from the nucleus is called the binding energy. आया समझ में? और वो बाइंडिंग एनर्जी हमको मिला कैसे? मास इफेक्ट का इक्विवेलेंट एनर्जी जो कन्वर्ट हो गया होगा। क्लियर? चलो लिखते हैं बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, लिखते हैं। मैं सब खोज रहा हूं कि कैसे इसको मिटाऊंगा। ऑलराइट, राइट डाउन द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, द मिनिमम अमाउंट, द मिनिमम amount of energy required, the minimum amount of energy required to separate the nucleons, from an atom, from a nucleus, is called binding energy. और ऐसे लिख सकते हैं, the minimum energy required to bring the nucleons
together. In nucleus, is called binding energy. Is called binding energy. ओके, इतना तक क्लियर? सबको समझ में आ गया? चलो आगे, ये बाइंडिंग एनर्जी निकलता कैसे है? The loss of, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, the equivalent amount of energy of the mass defect is used to hold the nucleus and is the source of binding energy. Okay, alright. If binding energy if mass defect is equal to delta m in kg. अगर kg में है तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है? बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा m इंटू c स्क्वायर इन जूल. Alright, if mass defect is the mass defect is equal to delta m in u. अगर u में लिखा है मतलब एटॉमिक मास यूनिट में, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगा? डेल्टा u इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, ठीक है. तो फिर आज का क्लास हम लोग यहाँ पे रहने देते हैं.